हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीडीकेडियन। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस के बारे में। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। तो जनरल जो वर्ड होता है सिंथेसिस, उसका मतलब होता है कि इन्हीं दो या तीन चीज़ों को आपस में जोड़ना। अब यहाँ सेंटेंस लगा दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है, सिंथेसिस एक ऐसा मेथड है या विधि है जिसके द्वारा बहुत से वाक्यों यानी सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे 3-4 अलग अलग सेंटेंसेस कहे गए हैं। अब हम लोग जो है उन्हीं सेंटेंसेस को एक में जोड़ के कैसे लिखें जिससे हम लोगों का टाइम बच जाए। तो उस जो मेथड होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंथेसिस। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस सबसे पहले, क्योंकि हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो आते हैं सिंपल। तो इसीलिए सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग चेंज करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे सिंपल सेंटेंसेस का सिंपल सेंटेंसेस में। मतलब ढेर सारे सिंपल सेंटेंसेस होंगे, जैसे राम खाता है, ठीक है, फिर उसके बाद सोता है। ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस 2-4 हैं, उनको सारे सिंपल सेंटेंसेस को ही एक में जोड़ेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल है, द फार्मर प्लग्ड हिज फील्ड, की फार्मर जो है वो अपना खेत जोत रहा है। ही फाउंड अ गोल्डन बैंगल, और उसे एक सोने की चूड़ी या कंगन मिलता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ना यहाँ पे निगेटिव आया है ना इंटेरोगेटिव आया है। तो जो है सारे सिंपल वर्ड आ रहे हैं, इस वजह से जो है यहाँ पे हम लोग सिंपली से यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करा जा रहा है। पहला रूल जो है हम लोग का सिंपल सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करने का है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ इसकी जो थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, इसकी थ्योरी ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि अभी तक हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट रूल पढ़ लेते थे, लेकिन जो सिंथेसिस है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो नोट्स ज़रूर से बना लेना। अगर ट्रांसफॉर्मेशन और फिगर ऑफ स्पीच के ना बनाए हो तो उसके भी बना लेना, साथ में इसके भी, क्योंकि अगर सिंथेसिस एक बार में समझ में नहीं आया तो आपको समझ में जल्दी आएगा नहीं। वीडियो देखें लेकिन जो है अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। और एग्जाम्पल पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन में 1-2 एग्जाम्पल देख रहे थे। यहाँ हम आपको हर एक मेथड का कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल लिख के देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सेंटेंसेस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, प्लग्ड, एक ही वर्ब आ रही है। तो जहाँ पे सिंपल सेंटेंस होगा वहाँ की सबसे बड़ी पहचान एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, ना निगेटिव होगा, ना इंटेरोगेटिव होगा, ना एक्सक्लामेटरी होगा, ठीक है। और उसके अलावा जब बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ेंगे तो फाइनाइट वर्ब कितनी रहनी चाहिए, एक। क्योंकि जब हम अलग अलग वर्ब को देखेंगे तो वहाँ पे, यहाँ पे देखो प्लग्ड, फिर फाउंड, ऐसे अलग अलग वर्ड्स मिलती जा रही है ना। तो जब हम लोग इन्हें जोड़ेंगे तो ये वर्ड्स तो साथ में रहेंगी, लेकिन इनके कहने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। सेंटेंस 2 हैं अलग अलग और मिलके क्या हो जाएंगे, एक। तो सिंथेसिस का मतलब यही होता है कि 2 या 3 या 4-5 जितने भी सेंटेंसेस हैं उन्हें एक बात में कहना या एक सेंटेंस में कहना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज़ करेंगे जैसा कि लिखा हुआ है। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वाई यूजिंग पार्टिसिपल। तो यहाँ हम लोग पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्टिसिपल 2 टाइप के यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, पहला प्रेजेंट और दूसरा परफेक्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसके लिए जो सिंपल सेंटेंस होते हैं तो उन्हें कब जोड़ा जाता है, मतलब 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं अगर हमारे पास, तो उन्हें कब जोड़ेंगे, जब उनमें सिंपल सेंटेंस जितने भी हैं वो या तो किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे फार्मर जो है एक पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई और सब्जेक्ट हो जाता या कुछ और ऑब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। मतलब जहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सिंपल सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट होंगे, यानी प्लग्ड, यहाँ पे जोतना जो है उसका मीनिंग दिया गया है। जोतने का जो सब्जेक्ट है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे फार्मर आ रहा है, कि खेत जोता जा रहा है। किसके थ्रू जोता जा रहा है, एक फार्मर के थ्रू जोता जा रहा है। तो किसी भी वर्ब के लिए जहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया होगा वहाँ पे जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम लोग आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला स्टार ये है, बिल्कुल कायदे से समझिएगा, क्योंकि सिंथेसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो सकती है। जहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस में पर्सन, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दिया होगा उसकी वर्ब के साथ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फार्मर और साथ में प्लग्ड। प्लग्ड का मतलब हो गया यहाँ पे जोतना, ठीक है। खेत को जोत रहा है, कौन जोत रहा है, फार्मर। तो वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। अगर यही फार्मर पीछे लिखा होता तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाता। फार्मर की जगह अगर हम लोग यहाँ पे बैलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैल भी खेत जोतने के लिए काम में आते हैं। किसान तो उनको सिर्फ जो है कमांड करता है, ठीक है। और अब तो ट्रैक्टर वगैरह से फिलहाल हम लोग का खेती में वो नहीं है, टॉपिक हम लोग का सिंथेसिस है, तो वहाँ पे आते हैं। अगर यहाँ पे जो है बैल लिखा होता जैसे, तो वो जो होते हैं वो किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट मान सकते थे हम उसे, या फिर ट्रैक्टर आता
तो ट्रैक्टर को भी हम लोग एक जो है ऑब्जेक्ट मान लेते। ठीक है, चलिए फिर अब इसके आगे जो अगला पॉइंट है उसे देखते हैं। जब ये जो सिंपल सेंटेंस आएंगे हम लोगों के, उनकी वर्ब को देखने पे ऐसा लगे कि काम एक के बाद एक हुआ है। जैसे यहाँ पे पहले वो खेत जोत रहा था, ठीक है, उसके बाद जब खेत जोत रहा है तभी साथ में जो है उसे गोल्डन बैंगल मिल रहा है, मतलब कॉन्टीन्यूअसली वो अपना काम करता जा रहा है और साथ में जो है वो खेत जोत रहा है तो उसे अचानक से जो है एक चूड़ी दिख गई या बैंगल दिख गया। तो जब काम एक के बाद एक हो रहा होगा तब हम लोग जो है ये वाले पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल जो है ये आप लिख लीजिए, इसका रूल अभी हम लोग लिखेंगे, उसके साथ में भी एग्जाम्पल लिखेंगे, इसलिए उसकी चिंता ना करें। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है फार्मर प्लग्ड हिज फील्ड ही फाउंड अ गोल्डन बैंगल। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो पहली वर्ब होगी उसको आईएनजी की फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो काम हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे, क्योंकि वापस से देखो ही पे किसकी बात हो रही है, फार्मर की बात हो रही है, तो उसको हम आगे उठा लाएंगे और दूसरा वाला सेंटेंस वैसे ही उतार देंगे। इसका रूल है, चिंता मत करिए, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो क्या है, जो हम लोगों की पहली वर्ब होगी उसको आईएनजी की फॉर्म में रख देंगे, उसके बाद वाला सेंटेंस वैसे ही उतार देंगे, कॉमा लगा देंगे फुल स्टॉप की जगह पे, ही की जगह पे जो पहले किसी का नाम दे रखा हो, किसी के बारे में या किसकी ऑक्यूपेशन हो तो वो भी लिख देंगे, और साथ में जो पीछे वाला होगा मतलब जो हम लोगों का ही शी इट देम दे जो भी है उसके बाद वाला पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रूल्स। अब हम लोग जो है हमारे पार्टिसिपल के रूल के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा, जो भी हम लोगों का जो वर्ब होगी उसके एंड में हम लोग आईएनजी लगा देंगे। जैसे अभी पहला वाला एग्जाम्पल था, प्लक्ड था, प्लकिंग कर दिया था। यहाँ पे भी देखो बीटिंग है, बीइंग बीटन कर दिया है। इसका तो रूल दूसरा है, अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखो टर्न है, टर्निंग हो गया है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे यहाँ पे देखो टीच का टीचिंग हो गया, एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, जहाँ पे टीच का टीचिंग है वो एक्टिव वॉइस है, और अगर इसी सेंटेंस को हमें पैसिव में बनाना पड़ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बीइंग टॉट लगाएंगे, क्योंकि पैसिव बनाने का रूल होता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर आईएनजी फॉर्म में दिया गया है तो बीइंग लगाएंगे, और अगर हैज़ हैव की फॉर्म में दिया गया है तो हैविंग लगाएंगे। ठीक है, वो जो आपके एक्टिव पैसिव के रूल रहते हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ पे आईएनजी फॉर्म रहती है वहाँ बीइंग लगेगा, जहाँ हैज़ हैव रहता है वहाँ पे जो है वहाँ पे हैविंग लगेगा। ठीक है, अब हम लोग जब अपना पहला सेंटेंस है वो देखते हैं। इसमें क्या है, जो भी हम लोगों की पहली वर्ब होगी उसके बाद में आईएनजी लगा देंगे सिंपल में। पैसिव की बात नहीं हो रही है, पैसिव का जो अभी हम लोग नीचे एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसे देखेंगे। तो हम लोग का जो पहला सिंपल सेंटेंस होगा, पहली वर्ब होगी, उसके पहले हम लोग आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया नहीं गया है तो बिल्कुल वैसा ही लिख जाएगा, टर्निंग टू द लेफ्ट। ठीक है, बिल्कुल इसका पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है। टर्न टू द लेफ्ट यू विल सी द हॉस्पिटल। जैसे ही लेफ्ट की तरफ मुड़ोगे तुम्हें जो है हॉस्पिटल दिख जाएगा। तो हम लोग इसी बात को कह सकते हैं कि लेफ़्ट की तरफ मुड़ते ही और हॉस्पिटल दिख जाएगा। तो टर्निंग टू द लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट की तरफ मुड़ते ही। इस बात को हमने ख़त्म नहीं किया इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाया है। और उसके बाद यू विल सी द हॉस्पिटल, जैसा लिखा होगा वैसा ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम लोगों की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उससे आईएनजी में चेंज कर देंगे, बाकी सिंपल सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जाएगा अगर पैसिव में चेंज नहीं करना है। ठीक है, बस जो हम लोग का फुल स्टॉप है उसे कॉमा लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो बातें कही गई हैं कि जब तुम लेफ्ट की तरफ देखोगे, ठीक है, पहली बात, और दूसरा क्या है कि तुम्हें हॉस्पिटल दिख जाएगा। अगर इस बात को हम लोग एक ही में कहें दोनों बातों को, तो क्या होगा कि जैसे ही तुम लेफ्ट की तरफ मुड़ोगे वैसे ही तुम्हें हॉस्पिटल दिख जाएगा। तो जैसे ही तुम मुड़े वैसे ही हॉस्पिटल दिखा। ठीक है, इसमें जो है टाइम गैप नहीं हो रहा है, एक तो जैसे ही हम टर्न करेंगे वैसे ही हमें हॉस्पिटल दिख जाएगा। ठीक है, तो जहाँ टाइम गैप नहीं होगा वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल लगेगा। और दूसरी बात, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा फुल स्टॉप की जगह, और बाकी का सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही उतार दिया जाएगा। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, सबसे ईजी रूल है बल्कि स्टार्टिंग का जो है। उसके बाद अगला जो है वो एग्जाम्पल इधर वाले का है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाए। ठीक है, तो वहाँ हम लोग हैविंग लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो टू को दी गई है, सॉरी टू के यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो ये जो है पैसिव में बनाना है हम लोगों को। जहाँ थर्ड फॉर्म दी जाएगी वहाँ पे जो है हम लोग हैविंग लगाएंगे। ठीक है, और उसके साथ में सेकंड के साथ में थर्ड भी, और थर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड, सॉरी सेकंड,
ठीक है। तो जहाँ पे सेकंड भी दी जाएगी वहाँ पे भी हम लोगों को हैविंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है पैसिव के लिए, ठीक है। और इसके साथ में एक काम हो रहा है उसके बाद में दूसरा होगा, मतलब एक काम हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में दूसरा करेंगे। यहाँ पे जो था टाइम गैप नहीं था, यहाँ पे टाइम गैप होगा कि हम जो है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है सुनीता टूक हर फूड, कि पहले सुनीता अपना खाना खाएगी, शी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद स्कूल जाएगी। तो पहले एक काम कंप्लीट करेगी पूरा, उसके बाद में अगला काम स्टार्ट करेगी। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है, वहाँ पे जो है जैसे ही हम लेफ़्ट की तरफ देखेंगे सामने हॉस्पिटल दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक काम ख़त्म नहीं हुआ दूसरा स्टार्ट, मतलब जैसे ही हमने लेफ़्ट की तरफ टर्न किया सामने हॉस्पिटल दिख गया। और यहाँ पे क्या है, पहले एक काम को कंप्लीट किया जाएगा उसके बाद अगला स्टार्ट किया जाएगा। तो हम लोगों की जो सेकेंड या थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, उसको हम लोग थर्ड में चेंज कर लेंगे सबसे पहले तो, और उसके आगे हैविंग लगा देंगे, ठीक है। और अगर यही फॉर्म आईएनजी में पूछ ली जाए तो आईएनजी के लिए क्या लगाते हैं, बीइंग, ठीक है। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही रूल में लिखा है कि जहाँ पे भी बीइंग आएगा, वो सॉरी पैसिव वॉइस को हम लोग चेंज करेंगे तो बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिख सकते हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि जो हम लोगों का वीटिंग था उसे किस में, बीइंग में। ये हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करके बना रहे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस को, दोनों सिंपल सेंटेंस को हम लोग एक्टिव में नहीं जोड़ सकते, इसलिए पैसिव में बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बीइंग बीटन बाय टीचर शी बिगन टू वीप। तो जो है हम लोग का सेंटेंस पहले क्या था कि टीचर से पिटते ही उसने रोना स्टार्ट कर दिया। अब बीइंग बीटन बाय टीचर शी बिगन टू वीप, टीचर से पिटते ही वो रोने लगी। अब यहाँ नीचे वाले में क्या है, सुनीता टूक हर फूड, कि उसने जो है अपना खाना खाया और फिर जो है स्कूल गई। तो खाना खाने में और स्कूल जाने के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप हुआ होगा, तो जो टाइम गैप का यूज़ होगा वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा, जहाँ टाइम गैप नहीं होगा वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। तो यहाँ पे जो है टूक सेकेंड फॉर्म दी गई है, इसे हम लोग चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में और आईएनजी लगा देंगे हैविंग में। तो सुनीता टूक हर फूड शी वेंट टू स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा हैविंग टेकन फूड सुनीता वेंट टू स्कूल। इसका जो एक एग्जाम्पल है वो नीचे भी दिया गया है। तो पहले तो हम लोग इस रूल को फिर से पढ़ लेते हैं कि जहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म होगी वहाँ पे पहले हैविंग लगा देंगे, और उसके बाद में जो है जो हम लोगों का सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे दिख ही रहा है कि पहले एक काम कंप्लीट करेगा उसके बाद दूसरा शुरू करेगा, ठीक है। तो जो हम लोगों का काम पहले होगा उसे चेंज करेंगे पार्टिसिपल में, और बाद में वाला जो काम होगा उसे फाइनाइट वर्ब भी रहने देंगे। जैसे कि वो पहले खाना खाएगी तो इसे हम लोगों ने पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। उसके बाद जो है स्कूल जाएगी, उस सेंटेंस को बिल्कुल वैसा का वैसा ही उतार दिया। नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं, द थीफ ब्रोक द लॉक, कि चोर ने ताला तोड़ा, और उसके बाद द थीफ स्टोल द मनी, और उसने पैसे चुरा लिए। तो यहाँ पे पहले ताला तोड़ेगा उसके बाद में जो है पैसे चुराएगा। तो हैविंग ब्रोकन द लॉक, हैविंग हम लोग पहले ही लगा रहे थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म और साथ में हैविंग लगा देंगे और फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगा देंगे, क्योंकि हम लोगों को सेंटेंस एक बनाना है। और उसके बाद में जो लास्ट वाला होगा वो बिल्कुल वैसा ही उतार दिया जाएगा, द थीफ स्टोल द मनी, कि जैसे ही उसने ताला तोड़ा थोड़ी देर बाद उसने वहाँ से सारे पैसे निकाले और गायब हो गया। चलिए अगला रूल पढ़ते हैं। तो अब जो है हम लोग अपना सेकेंड रूल पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे हम लोग जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं इसका यूज़ किया कब जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, इसका यूज़ तब किया जाता है जब दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट्स जो वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है, एक नहीं होंगे। यहाँ पे दो सब्जेक्ट होंगे, दोनों का अलग अलग काम होगा, एक नहीं होंगे। उसके बाद जो सेंटेंसेस होंगे उनके वर्ब में ऐसा पता चलेगा कि जो वर्क है वो एक दूसरे के बाद हो रहा है, ठीक है, मतलब पहले एक काम हो रहा है उसके बाद दूसरा काम हो रहा है, लेकिन इनके बीच में जो है रिलेशन है, कैजुअल रिलेशन है। कैजुअल रिलेशन का मतलब क्या है कि जो रीज़न है और उसका रिजल्ट है उनमें आपस में रिलेशन है, वरना वो सेंटेंसेस अलग अलग है। मतलब सेंटेंसेस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका रीज़न और उनके रिजल्ट का आपस में लेना देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सन हैड सेट, कि जैसे ही सूरज डूबा डार्कनेस कम, अंधेरा आ गया। तो इन लोगों का जो रिजल्ट है और रीज़न है उनका आपस में लेना देना है, वरना ये सेंटेंसेस अलग हैं कि सूरज अपने आप में अलग से डूबा होगा, सूरज का अलग काम हुआ, और अंधेरा आ गया वो अलग काम हुआ। लेकिन इन दोनों का आपस में एक कॉम्बिनेशन है, एक कैजुअल रिलेशन है, जिसकी वजह से है इन दोनों सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, द वेदर वॉज फाइन, कि मौसम जो है वो बहुत अच्छा था। वी इंजॉयड द वॉक, और हम लोगों ने जो थी अपनी सैर को बहुत अच्छे से इंजॉय किया। मौसम अच्छा था इस वजह से अच्छे से इंजॉय किया।
इसी बात को हम लोग एक लाइन में बोले द वेदर बीइंग फाइन, क्योंकि अभी हम लोग जो पार्टिसिपल पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आप जो परफेक्ट पार्टिसिपल थे वहाँ पे हम लोगों को लगाना था बीइंग, ठीक है, या हैविंग बीन। तो हम लोग यहाँ पे बीइंग लगा देंगे, तो द वेदर बीइंग फाइन, वॉज की जगह पे क्या लग जाएगा, बीइंग, और उसके बाद फुल स्टॉप की जगह कॉमा, और बाद वाला सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग इतनी देर से क्या कर रहे हैं, सारा बाद वाला जितना भी सेंटेंस है बिल्कुल सेम वैसा ही उतार देते हैं। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होगा तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम होता या ही होता यहाँ पे केवल, और किसी इंसान का यहाँ पे नाम होता तो वो नाम आता, वरना जैसा सेंटेंस होगा वैसा ही उतार दिया जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल जो फार्मर वाला था, वहाँ पे द फार्मर आया था, तो उसे हम लोगों ने यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया था द फार्मर गेट द बैंगल, या जो भी था सेंटेंस वो आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पे जो नाम था उसे आगे लेके आए थे, वरना सेंटेंस को ऐसा ही उतारते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का है, बस यहाँ पे वॉज को विंग में चेंज करना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही उतरेगा और फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा लग जाएगा। अब यहाँ पे जो है पता चल रहा है कि जो है वेदर अच्छा था, अलग बात है, और हम टहलने गए तो हमने एंजॉय किया, ये अलग बात है। अगर हम जो है टहलने ख़राब मौसम में जाते तो जो है रीज़न हो जाता कि मौसम ख़राब था इसलिए हमारी वॉक जो है वो बेकार हो गई। तो यहाँ हमारी वॉक और वेदर में रिलेशन है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस का आपस में अगर कोई अर्थ निकालें तो वो नहीं मिलता है। इसलिए जो यहाँ पे कहा गया है कि जो सेंटेंसेस होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, मतलब उनके जो सेंटेंस होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वो होंगे अलग अलग। जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वेदर है, और यहाँ पे क्या है, हम हैं सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन इनका आपस में कैजुअल रिलेशन होगा। तो वहाँ वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या, पहले तो अपना जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वही रूल लगा देंगे, और अलग से जो है यहाँ पे जैसे नोट में लिखा हुआ है कि जो वर्क पहले होगा, मतलब जो रीज़न होगा उसको जो है हम लोग परफेक्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। वो जो है हमें सेंटेंस देख के, जैसे यहाँ पे देखो वॉज लगाया गया है, तो वॉज जो है ये प्रेजेंट में तो आता नहीं, तो यहाँ जाहिर सी बात है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज नहीं होगा। यहाँ हेड लगाया गया इसलिए ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज नहीं होगा, यहाँ वॉज लगाया गया। लेकिन अगर यहाँ इज एम आर होता तो ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता और वैसे ही बनता, ठीक है। तो जो पहला सेंटेंस होगा जिसमें काम पहले होगा, जैसे मौसम अच्छा था तो मौसम पहले से ही अच्छा था ना, तो जो काम पहले से हो रहा होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, और जो दूसरा वाला होगा उसको वैसे ही उतार देंगे या उसे नॉमिनेटिव मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द सन हैड सेट, कि जैसे ही सूरज डूबा डार्कनेस कम, अंधेरा आ गया। तो द सन हैविंग सेट, सूरज के डूबते ही अंधेरा आ गया। इस बात को हम लोग एक बार में भी कह सकते हैं और दो बार में भी कह सकते हैं, इसलिए जो है द सन हैविंग सेट, सूरज के डूबते ही अंधेरा आ गया। अब द सन हैड सेट का मतलब क्या है कि जैसे ही सूरज डूबा डार्कनेस कम, अंधेरा आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग इनका रिलेशन बना रहे हैं कैसे कि रीज़न है, जैसे ही अंधेरा आया सूरज डूबा, मतलब जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही अंधेरा होगा। जाहिर सी बात है जब रोशनी कम हो जाएगी तभी अंधेरा होगा, ठीक है। अगला क्या है, द स्टीमर वॉज डिलेड, कि जो हमारा स्टीमर था, एक बोट होती है स्टीम बोट, वो डिलेड मतलब देर से आई, बाय अ स्टॉर्म। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है तूफान आया हुआ था। वी लेफ्ट बाय ट्रेन, और हमें जो है ट्रेन से जाना पड़ा। तो यहाँ स्टीमर के लेट आने का और ट्रेन से जाने का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मौसम ख़राब है ये कारण है कि ये ट्रेन से गए, वरना ये किससे जाते, स्टीमर से जाते। तो ये जो है आपस में कैजुअल रिलेशन बना रहे हैं, वरना इन दोनों सेंटेंसेस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और दोनों के जो सब्जेक्ट हैं वो भी अलग हैं, यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे स्टीमर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग इस सेंटेंस को जब कंबाइन करेंगे या सिंथेसिस करेंगे इसकी, तो क्या आएगा, द स्टीमर वॉज लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे हैविंग बीन, ठीक है। और चाहे तो बीन भी लगा सकते हैं, इस पूरे की जगह पे बीन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे ये लिख दें या ये लिख दें एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद डिलेड बाय अ स्टॉर्म, तो जो हमारा स्टीमर था वो स्टॉर्म की वजह से डिले हो गया, इसी वजह से हम लोगों को ट्रेन से वापस आना पड़ा। तो यहाँ पे जो दिया गया कि जो वर्क पहले होगा, यानी जो हमारा रीज़न होगा, किस वजह से हम लोगों को अगला काम करना पड़ा, या अगला काम अपने आप से हुआ। जैसे यहाँ पे अंधेरा अपने आप से आया, और यहाँ पे जो है ट्रेन से आना पड़ा क्योंकि जो है तूफान आया हुआ था और स्टीमर आ नहीं सकता था, ठीक है। तो जो रीज़न होगा उसे पहले लिखेंगे और उसी को पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। बाद वाला जो सेंटेंस होगा या जो रिजल्ट होगा उसको जो है वैसा का वैसा ही बाद में लिख देंगे या उसे नॉमिनेटिव मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का वी लेफ्ट बाय द ट्रेन, ये नॉमिनेटिव है। डार्कनेस कम नॉमिनेटिव है। वी एंजॉयड द वॉक, ये नॉमिनेटिव है,
ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग का अगला रूल। हम लोग पढ़ते हैं अपना जो थर्ड रूल है उसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा है बाय यूजिंग प्रपोजिशन। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रपोजिशंस का यूज़ करेंगे, किसके साथ में, नाउन और जीनस के साथ में। तो पहला जो हम लोगों का रूल है, इसके जो 4 रूल हैं, चारों रूल हैं, उसके बाद इनके बेस पे कुछ एग्जाम्पल है, सारे एक साथ लिख दिए गए। ठीक है, तो जब दो विरोधी कथन मतलब अपोजिट बातें कही जा रही हो, ठीक है, मतलब जो दो डिफरेंट बातें, जैसे मैंने ऐसा काम किया लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था, तो ना इच्छा होते हुए भी काम करना, या कोई ऐसे काम जो दो अपोजिट हैं, ठीक है, उनके बारे में कहा जाए और उन सेंटेंसेस को जोड़ना हो तो हम लोग इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे। मतलब दो अलग अलग तरीके की बातों को कहा जाए तब हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे। और इसका एग्जाम्पल है ये वाला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम, कि वो बहुत बार फेल हो चुका है, ही होप्स टू पास। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो है वो आशा रखता है कि वो पास होगा। ठीक है, इस सेंटेंस को सिर्फ पढ़िएगा, एनालाइज मत करने लगिएगा। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। फिर ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम, ही होप टू पास। ठीक है, कि वो बहुत बार फेल हो चुका है लेकिन फिर भी वो इच्छा रखता है पास होने की। तो यहाँ पे दो अलग अलग बातें रखी कि एक तो वो बहुत बार फेल हो चुका है, ठीक है, फिर भी आशा रखता है कि वो पास हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे इन स्पाइट ऑफ का। यहाँ पे दिया भी गया है कि किसका यूज़ करेंगे, इन स्पाइट ऑफ का। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड मैनी टाइम। अब हम लोग इसे पार्टिसिपल से बनाएंगे क्योंकि यहाँ हैज़ लगा हुआ है। ठीक है, तो पार्टिसिपल तो यूज़ होंगे, उसके साथ में जो एक्स्ट्रा रूल्स हैं वो भी आते जाएंगे, ये नहीं कि पहले वाला रूल गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड मैनी टाइम, बहुत बार फेल होने के बावजूद भी ही होप्स टू पास। ठीक है, उसको आशा है कि वो पास हो जाएगा बहुत बार फेल होने के बावजूद भी। तो इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद। उसके बाद जो हम लोगों का सेकंड पॉइंट है वो क्या है, जब सेंटेंस में देन का यूज़ होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रपोजिशन आफ्टर का यूज़ करेंगे। तो देन देखते हैं हम लोगों का किस सेंटेंस में यहाँ पे है। तो इसमें देखें सेंटेंस को क्या, कि सी रीच द स्कूल देन शी फिनिश्ड हर वर्क, कि जैसे ही वो स्कूल पहुंची उसने अपना काम कंप्लीट किया। ठीक है, तो जहाँ पे देन होगा वहाँ अभी हम लोगों ने देखा देन को चेंज करेंगे आफ्टर में। तो आफ्टर रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुँचते ही शी फिनिश्ड हर वर्क, ये कॉमा लगा हुआ है, जितने भी आंसर्स हैं उनमें सब में कॉमा लगा हुआ है, तो आप साथ में कॉमा लगाते जाइएगा। तो शी रीच द स्कूल देन शी फिनिश्ड हर वर्क, तो आफ्टर रीचिंग स्कूल शी फिनिश्ड हर वर्क, अपना स्कूल पहुंचते ही उसने अपना काम कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस हम लोगों के हो गए। अगला देखते हैं, अगला क्या है, जब सेंटेंस में एक ही व्यक्ति किसी दो की सहायता देता हुआ प्राप्त है, मतलब एक ही इंसान जो है वो दो अलग अलग आदमियों को सहायता दे, हेल्प करे या अलग अलग काम करे एक ही सेंटेंस में, तब जो है हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बिसाइड का। तो हम लोग देखते हैं बिसाइड वाला एग्जाम्पल कहाँ पे, ये रहा बिसाइड वाला एग्जाम्पल। इसमें क्या किया, ही गेव मी एडवाइस, की उसने मुझे सलाह दी, ही हेल्प्ड मी। ठीक है, सलाह दी, उसके साथ में मेरी मदद भी की। तो ये दो अलग अलग काम हो रहे हैं और एक ही इंसान के लिए हो रहे हैं। तो हम लोग इसे जब देखेंगे तब यहाँ पे क्या लगेगा, बिसाइड्स। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मुझे एडवाइस देने के बाद भी ही हेल्प्ड मी, और उसने क्या है, मेरी मदद भी की। तो जहाँ पे दो अलग अलग आदमी, आदमी नहीं, दो अलग अलग काम हो रहे होंगे, किसी एक ही इंसान की हेल्प हो रही होगी या किसी के लिए अच्छा काम किया जा रहा होगा एक साथ दो, तो वहाँ पे हम लोग बिसाइड लगाएंगे। जैसे कि उसने मुझे एडवाइस भी दी और बाद में मेरी हेल्प भी की, तो बिसाइड गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प मी। ठीक है, अब मुझे एडवाइस देने के साथ साथ उसने मेरी मदद भी की। अब जो हम लोगों का फोर्थ पॉइंट है उसे देखते हैं। तो यहाँ क्या है, जब सेंटेंस में अदरवाइज का यूज़ होगा। अदरवाइज वाला सेंटेंस शायद लिखा नहीं है यहाँ पे, चलिए वो एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं। जैसे हाँ, एक एग्जाम्पल हमें मिल गया है अदरवाइज वाला, वो अभी हम लोग इसे इरेज करके लिख लेंगे। जब तक के लिए जो हम लोगों के बाकी के दो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देखते हैं। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल है, अ डॉग वॉज क्रॉसिंग अ स्ट्रीम, ही हैड अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ। तो ये जो है आपने कहानी सुनी होगी, एक कुत्ता जो होता है वो नहर के ऊपर से जो है रोड क्रॉस कर रहा होता है, उसके हाथ में टुकड़ा होता है रोटी का। यहाँ पे कुत्ता थोड़ा अमीर पार्टी का है तो उसके पास मीट आ गया है। ठीक है, तो पार वो स्ट्रीम ही कर रहा है। ठीक है, तो ए डॉग वॉज क्रॉसिंग अ स्ट्रीम। ठीक है, जैसे ही कि वो एक नहर या नदी के जो स्ट्रीम है या लहर है वो पार कर रहा है, ही हैड अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ, उसके मुंह में क्या है, एक मीट का टुकड़ा है। तो इसी बात को हम लोग एक में कहेंगे क्या, अ डॉग विथ अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ, एक कुत्ता जिसके मुंह में एक मीट का टुकड़ा है, वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीम। क्योंकि इस सेंटेंस को अगर हम लोग दो टर्म में कहेंगे तो यहाँ पे जो एक ये सेंटेंस है इसे इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो
क्योंकि जो है ये उल्टा बना है, जैसे यहाँ पीछे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक रूल है कि सेंटेंस को पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी का रूल है कि अगर कोई सेंटेंस जो है बहुत लंबा चौड़ा है और उसमें जो पीछे वाला काम है वो पहले हुआ है, तो पहले उसे लिखेंगे। ये रूल जो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, वहाँ पे लिखा था कि जो काम हमारा रीज़न होगा तो उसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे रीज़न है, रीज़न कह सकते हैं, या ये काम पहले हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये पढ़ा था कि जो काम पहले होगा उसे पहले लिखेंगे। तो अ डॉग विद अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ, एक कुत्ता जिसके मुंह में एक मीट का टुकड़ा है, वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीम, तो वो एक नहर पार कर रहा है। ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसके बाद जो लास्ट वाला है वो देखते हैं, हिज सन डाइड। यहाँ पे जो है 2-3 सेंटेंसेस एक साथ दिए गए हैं कि उसका बेटा मर गया। ही हियर दिस न्यूज़, उसने ये न्यूज़ सुनी। ही फेंटेड, और वो जो है फेंटेड मतलब बिल्कुल फैल गया या घबरा गया ये बात सुन के। तो इसको जो है हम लोग एक में बनेंगे तो क्या होगा, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज सन्स डेथ, अपने बेटे की मौत की खबर सुन के या डेथ की खबर सुन के ही फेंटेड, ठीक है। तो जहाँ पे जो काम पहले हो रहा होगा, पहले उसने खबर सुनी, किसकी सुनी, बेटे की डेथ की, उसके बाद वो फेंटेड हुआ। तो जो जो काम जिस जिस टर्म में होगा उसे वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे जो था, सबसे पहले कुत्ते के मुंह में रोटी थी या मीट था, उसके बाद वो स्ट्रीम क्रॉस कर रहा था। तो जो काम पहले होगा उसे पहले लिखेंगे, जो काम बाद में होगा उसे बाद में लिखेंगे। यहाँ पे भी वही हुआ है कि पहले जो है उन्होंने न्यूज़ सुनी होगी और न्यूज़ सुनने के बाद जो है वो फैल गए, यानी कि फेंटेड हो गए। अब जो है हम लोग का एक एग्जाम्पल रह गया था, चलिए वो भी लिख लेते हैं, वरना फिर आपको बता नहीं पाएंगे। यहीं पे लिख देते हैं एग्जाम्पल वो। तो वो एग्जाम्पल था, यू हेल्प्ड मी, यू हेल्प्ड मी, अदरवाइज आई वुड हैव फेल्ड, ठीक है। तुम मेरी सहायता करो, नहीं तो अदरवाइज आई वुड हैव फेल्ड, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम लोग, जब अदरवाइज आएगा, क्या लिखा हुआ था कि जहाँ भी अदरवाइज होगा वहाँ पे हम लोग बट फॉर का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम लोग, इस सेंटेंस को बनाने के लिए लिखेंगे आई वुड हैव फेल्ड, पहले ये लिखेंगे, ये वाली जो लाइन है, जो संभावना यूज़ हो रही है यहाँ पे, आई वुड हैव फेल्ड बट फॉर यू हेल्प, इसलिए तुम हेल्प कर दो, बट फॉर यू हेल्प, ठीक है। मैं फेल हो जाऊंगा इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर दो। तो यू हेल्प्ड मी, तुम मेरी हेल्प कर दो, अदरवाइज आई वुड फेल, ठीक है, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। तो इस बात को जो है हम लोग ये वाला सेंटेंस यहाँ पे पहले लिख लेंगे, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो जाऊंगा, बट फॉर यू विल हेल्प, ठीक है, मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए जो है तुम मेरी सहायता कर दो, हेल्प मी, सॉरी, ठीक है, मी भी आएगा यहाँ पे, आई वुड हैव फेल्ड बट फॉर यू विल हेल्प मी, ठीक है। इस सॉरी मी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई तो हम लोग पहले ही लगा चुके हैं, सेंटेंस एक ही है, आई वुड हैव फेल्ड बट फॉर यू हेल्प, ठीक है। तो क्या है कि मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए जो है पहले ही तुम मेरी सहायता कर दो, जिससे कि ये नौबत ही ना आए, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगला रूल। अब जो है हम लोग अपना जो 4th रूल है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है हम लोग वो इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, और वही हम लोग को यहाँ पे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है कोई भी वर्ब या कोई भी सेंटेंस होगा वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में किसी ना किसी काम का एक रीज़न होगा जिसकी वजह से ये सेंटेंसेस आपस में जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो जो वर्ब हम लोगों के गोल का काम करेगी उसके पहले हम लोग टू लगा के सेंटेंस को बिल्कुल वैसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। और जहाँ पे कहीं पे बात जो है एक लिमिट तक किसी चीज़ के लिए कहा जाए, काम करा जाए तो अच्छा लगता है, अगर उस लिमिट के ज़्यादा कोई काम हो जाता है तो बेकार लगने लगता है। सेम वही वाला जो है, जहाँ तक लिमिट रहेगी वहाँ तक किसी भी काम को किया जाएगा तो वो वहाँ वेरी लगाएंगे, और अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे टू लगाएंगे। जैसे कि हम लोगों के दोनों एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। तो पहला है ही वॉन्टेड टू बाय अ काउ, वो एक गाय खरीदना चाहता था। ही बोरोड सम मनी है ये, ठीक है, वो गाय खरीदना चाहता था इसलिए जो है उसने कुछ पैसे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या उद्देश्य था यही देख लेते हैं, गाय लेने के लिए जो है उसे पैसे चाहिए थे।
तो जो हम लोगों का पैसे लेने वाला होगा, मतलब जो हम लोगों का उद्देश्य होगा, उसके बाद उससे पहले हम लोग लगा देंगे टू। तो यहाँ पे बाय, सॉरी, उद्देश्य के पहले टू लगाएंगे, तो बाय के पहले टू लगा देंगे। पहले तो यहाँ से दिया ही गया है, नहीं भी दिया होता तब भी हम लोग टू बाय लगाते, क्योंकि उद्देश्य से पहले जो है यहाँ पे टू लगाना है। तो ही वॉन्टेड टू बाय अ काउ, ही बोरोड सम मनी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही बोरोड सम मनी। ठीक है, उसने कुछ पैसे लिए टू बाय अ काउ, किस लिए, गाय को खरीदने के लिए। ठीक है, तो जो हम लोगों का उद्देश्य होगा या जो हम लोगों का गोल होगा, जो टारगेट होगा, उसके पहले टू लगा के सेंटेंस को वैसा ही उतार देंगे। और जो पहले वाला सेंटेंस होगा या बाद वाला सेंटेंस होगा, वो आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। फिलहाल ज़्यादातर केसेस में आगे ही आएगा। आप अपने सेंटेंस को सुटेबलनेस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिलहाल आगे ही आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि उसने गाय खरीदने की इच्छा थी, ठीक है, इसलिए उसने पैसे लिए। तो पैसे इसलिए लिए क्योंकि गाय खरीदनी थी, तो ही बोरोड मनी टू बाय अ कार। तो ये काउ है, यहाँ पे जो है सही सेंटेंस लग रहा है, इसलिए जैसे ही उसने पैसे लिए वैसे ही वो काव को खरीदा होगा, गाय खरीदी होगी। ठीक है, तो पहले पैसे लिए, वही वाला सेंटेंस, जो हम लोगों का काम पहले होगा वो पहले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो बाद में होगा उसे बाद में, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तब तक काव या गाय कैसे खरीदेगा। तो जब तक पैसे नहीं होंगे काव नहीं खरीद सकता, इसलिए पहले पैसे लेगा। और जो काम पहले होगा उसे पहले लिखेंगे, और जो बाद में होगा उसे बाद में लिखेंगे। पीछे के जो रूल्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, साथ ही साथ नए भी अप्लाई हो रहे हैं। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इससे इन्फिनेटिव बन गया। और जो हम लोगों का पहले वाला रूल था कि जो सेंटेंस में काम पहले होगा उसे पहले रखेंगे, वो भी आ रहा है। ठीक है, अब जो हम लोगों ने अगला पढ़ा है कि निश्चित सीमा से ज़्यादा पे वेरी की जगह टू रख देंगे। तो अपना सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसलिए चल नहीं सकता। अब इसको हम लोग वेरी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टू। ठीक है, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है, चलना, जो कि हो नहीं रहा है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है, और वेरी को कन्वर्ट करना था टू में, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक। ये सेंटेंस जो है हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा भी है और इसे कन्वर्ट करा है। यहाँ पे क्या करना था, हम लोग को रिमूविंग टू करना था। फिलहाल वो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में था, लेकिन यहाँ पे वेरी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे टू में, और बाकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अपने सेंटेंस को बना देंगे। इस जो इन्फिनिटी है इसके दो ही रूल हैं, बाकी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। जो है अपना टॉपिक 5 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, नाउन और फ्रेज का यूज़ करेंगे अपोजिशन में। अब अपोजिशन क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है, तो अपोजिशन ज़रूरी है कि अपोजिट में यूज़ होगा, मतलब किसी भी बात के अपोजिट में यूज़ होगा, मतलब उल्टा किसी के बारे में। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे एक दो तरीके की पार्टीज होती है, एक अपोजिशन मतलब विपक्ष, और दूसरी जो पक्ष में होती है। तो अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अपोजिशन का यूज़ तब होगा जब एक सेंटेंस में किसी पर्सन या फिर किसी थिंग के जो काम होंगे या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसकी जो तारीफ़ है वो अगले सेंटेंस में की जा रही है। मतलब एक सेंटेंस में उसके बारे में पूरा नहीं बताया गया, अगले सेंटेंस में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी तारीफ़ का पता चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम लोग अपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब इसका रूल क्या है, जो भी नाउन या फ्रेज होगी उसे उस नाउन के बाद में रखा जाएगा जो उसकी व्याख्या करती है। जैसे यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है वो बाबर के बारे में दिया गया, तो बाबर कौन था पहले ये लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वो कब मरा। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे पूरी बात कही है कि बाबर डाइड इन 1530, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो पहले बाबर कौन था, इनके बारे में अलग अलग बताया जा रहा है कि वो जो था एक मुगल एम्पायर था, सॉरी उस जो फाउंडर था वो मुगल एम्पायर का था, मुगल एम्पीरियर था, और जो है मरा कब, वो 1530 यानी 1530 में मरा। तो बाबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग सेंटेंसेस में कहे जा रहे हैं। तो इसी में जो है हम लोग अपोजिशन का यूज़ करेंगे, साथ में बस कॉमा लगाते जाएंगे, सेंटेंस को छोटा करके लिख देंगे और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो बाबर डाइड इन 1530, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो पहले लिखेंगे कि वो मुगल एम्पायर का फाउंडर था, तो बाबर कॉमा करके द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, फिर उसके बाद कब मरा, डाइड इन 1530, तो कॉमा करके डाइड इन 1530। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है, सीता सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न, तो जो सीता है उसने फर्स्ट डिवीज़न सिक्योर किया है, सी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। तो पहले जो इसका नाम है वो लिख देंगे, उसके बाद हम लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहले लिखेंगे, मतलब जो वहाँ पे बड़ी बात होगी, तो वो मेरी सिस्टर है, तो सीता माई सिस्टर सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, और जो मेरी सिस्टर है उसने ही फर्स्ट डिवीज़न को सिक्योर किया है या उसकी ही फर्स्ट डिवीज़न आई है। तो ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग सेंटेंस में बनाए जा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे अपोजिशन का यूज़ हो रहा है। अगला जो है उसमें क्या है, कोलंबस डिस्कवर्ड
अमेरिका। कोलंबस जो है उसने अमेरिका को डिस्कवर किया, और वो खुद जो था वो एक इटालियन था, तो कोलंबस एन इटालियन, क्योंकि जो पहले उसकी खूबी है, पहले जो उसकी खासियत है वो पहले लिखी जाएगी, और उसके बाद जो उसने काम किया है वो बाद में लिखा जाएगा। तो पहले जैसे यहाँ पे बाबर जो था वो मुगल एम्पायर का फाउंडर था, तो पहले वो लिखा गया, और वो मरा कब, तो वो लिखा जाएगा। यहाँ पे भी सीता क्या, पहले किसी की बहन है, और उसके बाद जो है उसने फर्स्ट डिवीज़न सिक्योर किया, तो उसे बाद में लिखा गया। ऐसे ही कोलंबस जो है वो पहले एक इटालियन नागरिक है, और उसके बाद उसने अमेरिका की डिस्कवरी की है, तो लिखा गया है डिस्कवर्ड अमेरिका। ऐसे ही जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या है, गांधी जी वॉज अ लवर ऑफ पीस। तो गांधी जी जो थे उन्हें शांति बहुत प्रिय थी। ही हैड वंस बीन अ लॉयर, ठीक है, और वो साथ में जो थे एक लॉयर भी थे, और ही प्रीज्ड नॉन वायोलेंस, और उन्होंने जो है अहिंसा का रास्ता अपनाया या उसके सपोर्ट में रहे। तो सबसे पहले तो गांधी जी अ लव ऑफ पीस, ठीक, लवर ऑफ पीस जो है मतलब शांति दूत थे या शांति प्रिय आदमी थे, और उसके बाद साथ ही साथ वो जो थे एक लॉयर थे, तो एंड अ लॉयर लिख सकते हो या कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, अ लॉयर, और साथ में क्या उन्होंने किया, प्रीज्ड नॉन वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस जो है वो उसके समर्थक थे, यानी अहिंसा के समर्थक थे, तो लिख देंगे प्रीज्ड नॉन वायोलेंस या अहिंसा का समर्थन करते थे। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस होंगे, पहली जो खूबी होगी किसी भी इंसान की, पहले वो लिखी जाएगी, उसके बाद वाली खूबी लिखी जाएगी, और सेंटेंस को फुल स्टॉप कर देंगे, और सारी खूबियाँ लगाते टाइम पे बस कॉमा लगा देंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। अब हम लोग अपना जो 6th पॉइंट है या 6th रूल है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है एडवर्ब का यूज़ करेंगे और साथ में एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करेंगे। तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, इनका जो है कोई डेफिनेट रूल नहीं है, पास्ट रूल्स पे ही सारे चलेंगे। बस यहाँ पे जो है सेंटेंस को एक करने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे कहा गया है ही इज़ अ बैड बॉय, कि वो एक बेकार बच्चा है या ख़राब बच्चा है, गंदा बच्चा है। इट इज़ सर्टेन, ये बात जो है निश्चित है। तो इस सेंटेंस को हम लोग सिंपली कह सकते हैं ही सर्टेनली अ बैड बॉय, कि ये बात निश्चित है कि वो एक गंदा बच्चा है या ख़राब बच्चा है। तो बस कुछ नहीं करना, जो हम लोगों का सेंटेंस है उसमें आगे ले आएंगे उसका जो मेन हेडिंग है या उसकी जो एडवर्ब है। यहाँ पे सर्टेन जो है वो आगे वाले सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रही है, तो उस एडवर्ब को बस इस सेंटेंस में एडिट कर देंगे, और बाकी पूरा सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही उतार देंगे जैसा कि पहले लिखा हुआ है। इसलिए जो है इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, और वो यहाँ पे लिखा भी नहीं गया है। जो भी सेंटेंस होगा उसका जो भी एडवर्ब हो या एडवर्बियल फ्रेज हो उसे दूसरे वाले सेंटेंस में रख देंगे और सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि ये है द सनसेट, ठीक है, जैसे ही सूरज डूबा, द बॉयज़ हैड नॉट फिनिश द गेम, सूरज डूब चुका था लेकिन जो बच्चे थे या लड़के थे उन्होंने अपना गेम कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। तो सन ने तो अपना काम कर दिया, वो सेट हो गया, मतलब वो जो है डूब गया, लेकिन इन लोगों का गेम नहीं ख़त्म हुआ था। तो द बॉयज़ हैड नॉट फिनिश द गेम बाय सनसेट, उनका जो गेम है वो सनसेट के बाद भी, सनसेट तक भी ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद सुनील इज़ फेथफुल, ठीक है, सुनील जो है वो एक फेथफुल इंसान है, वफादार इंसान है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, इसके बारे में कोई भी शक करने की बात नहीं है। लेकिन ये जो डाउट अबाउट इट है, ये जो डाउट है, ये जो है एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है, इसको जो है हम लोग आगे उठा लेंगे, तो अनडाउटली यहाँ पे ले लेंगे, सुनील इज़ अनडाउटली फेथफुल, ठीक है। तो जो हम लोगों का एडवर्ब होगा या एडवर्बियल फ्रेज होगा उसे आगे उठा लेंगे और अपने सेंटेंस में यूज़ कर लेंगे। बाकी कुछ नहीं करना है इस रूल में। जैसे यहाँ लिखा ही एडमिटेड हिज फॉल्ट, की उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, देख लिया, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, और अपनी जो शर्मिंदगी थी वो भी प्रकट की। तो ही रिग्रेटफुली एडमिटेड हिज फॉल्ट, की उसने जो है शर्मिंदगी के साथ अपनी जो गलती थी उसे मान लिया। तो जो भी हम लोगों का यहाँ पे एडवर्ब होगा उसे बस अपने पहले वाले सेंटेंस में शिफ्ट कर देंगे, इससे ज़्यादा इसका कोई भी रूल नहीं है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डू दिस वर्क, ठीक है, इस काम को करो, इट शुड नॉट बी डिलेड, और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो क्या, डू दिस वर्क विदाउट डिलेड, तो मतलब बिना देरी के इस काम को करो। तो जो भी हम लोगों का एडवर्ब होगा वो बस उठ के अगले वाले सेंटेंस में लिख दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे कोई भी सेंटेंस आते हैं, 2 सेंटेंस हैं और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस में जो एक वर्ड है दूसरा सेंटेंस में या फिर पहले सेंटेंस में वो एडवर्ब का काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, एडवर्ब वाला जो सेंटेंस होगा उसकी एडवर्ब को दूसरे सेंटेंस में कंबाइन करके सेंटेंस वैसा ही बना देंगे। अब एडजेक्टिव का यूज़ करके कैसे बनाएंगे, तो जहाँ पे भी किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम लोग उसी सेंटेंस में लिख देंगे, जैसे कि अभी ऊपर एडवर्ब वाले में कर रहे थे। जैसे यहाँ पे लिखा है अ बॉय कम टू मी, कि एक लड़का मेरे पास आया, ही वॉज ब्लाइंड, तो वो जो था वो अंधा था।
तो इस बात को हम लोग एक में कह सकते हैं, आप ब्लाइंड बॉय कम टू मी, कि एक अंधा लड़का मेरे पास आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी क्वालिटी है या जो उसकी विशेषता है वो साथ में आ गई है। बस यही यहाँ पे भी करना है, और सेम ऊपर वाला रूल भी यही है कि वहाँ पे बस जो है एडवर्ब को साथ में रख लेंगे, यहाँ पे जो एडजेक्टिव साथ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है द पुलिस कॉट अ थीफ, पुलिस ने जो है एक चोर को पकड़ा। द थीफ वॉज नटोरियस, जो थीफ था वो जो था नटोरियस था। नटोरियस का मतलब क्या है कि बहुत शरारती था। द पुलिस कॉट अ नटोरियस थीफ। ठीक है, तो जो पुलिस थी उसने एक शरारती चोर को पकड़ा। बस जो क्वालिटी होगी वो सेंटेंस के साथ में आ जाएगी। बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला रूल है उसमें हम लोग जो है वर्ब को ड्रॉप करेंगे। वर्ब से यहाँ पे मतलब वर्ब भी हो सकती है, मतलब मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का एग्जाम्पल है इसमें, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, कि इस बुक की कीमत क्या है, कॉस्ट क्या है, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। तो प्लीज़ टेल मी द कॉस्ट ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो मुझे इस बुक की कीमत बताओ। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को ड्रॉप किया है। और उसके बाद अगला सेम बिल्कुल इसी के जैसा है, व्हाट इज़ हिज नेम, प्लीज़ आस्क हिम। ठीक है, कि उसका नाम क्या है, प्लीज़ उससे पूछो। तो प्लीज़ आस्क हिम हिज नेम। यहाँ पे जो है हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को ड्रॉप किया, लेकिन इसमें जो है हम लोग वर्ब को ड्रॉप करेंगे। जैसे यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब ही ड्रॉप की है। देयर वॉज अ पिक्चर, अ क्रो सॉ इट, कि वहाँ पे जो है एक पिक्चर था, उसको जो है किसने देखा, एक क्रो ने। तो अ क्रो सॉ अ पिक्चर। तो जो भी है हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी ड्रॉप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वर्ब ही हो। अगर दो वर्ब दे रखी होंगी तो उन्हें एक को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब ही ड्रॉप होगी इन टाइप के सेंटेंसेस में, और ये दोनों सेंटेंसेस को एक में कंबाइन कर देंगे। और अगला जो है उसका हम लोग बनाने के लिए कंजक्शन एंड का यूज़ करेंगे। जैसे बिल्कुल सिंपल है, आई बॉट अ पेन और आई बॉट अ बुक। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, आई बॉट अ पेन एंड बुक। ऐसे ही सीता वेंट टू रामपुर और सोना ऑल्सो वेंट टू रामपुर। तो यहाँ पे हो जाएगा सीता एंड सोना वेंट टू रामपुर। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंड लगा देना है, और जो है हम लोग का सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही बनता चला जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ड्रॉप करते चले जाएंगे और बाकी सेंटेंस को बिल्कुल वैसा ही पूरा लिख देंगे। हम लोग का जो पार्टिसिपल का, पास्ट पार्टिसिपल का लास्ट रूल है, सिंपल सेंटेंस का लास्ट रूल है ये। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में बनाना सीखेंगे। जो हम लोगों का सिंपल टू सिंपल कन्वर्जन था उसका लास्ट इसमें क्या है कि जब सेंटेंस में एक काम जो है वो बहुत पहले हो गया होगा और दूसरा काम बिल्कुल उसी टाइम पे हुआ होगा या बाद में हुआ होगा, तब जो है हम लोग इसे एक फ्रेज़ की फॉर्म में बनाएंगे। फ्रेज़ की फॉर्म में मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस को इसी फॉर्म में हम लोग कंबाइन करेंगे। और नाउन से पहले ये जो हम लोगों की फ्रेज़ है ये एडजेक्टिव का भी काम करेगी। जैसे कि हम लोगों का एग्जांपल है, आई सॉ अ डेड मैन, मैंने एक मरा हुआ इंसान देखा। ही वॉज कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ, जो कि जो है वाइट कपड़े से कवर किया गया था। तो पहले जाहिर सी बात है वो आदमी बहुत पहले ही मर चुका होगा, उसे कवर किया गया होगा वाइट क्लॉथ से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत टाइम के बाद। तब जो है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टाइम गैप या टाइम इंटरवल दिख रहा है, तब हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो जब इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो आई सॉ अ डेड मैन कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ, तो ही वॉज जो है यहाँ पे भी हम लोग जो स्टार्टिंग के दो वर्ड हैं कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ड्रॉप कर दी। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके लिख देंगे। उसके बाद जो अगला है उसमें मोहन फाउंड हिज पेन, इट वॉज लॉस्ट, तो मोहन को उसका पेन मिला जो कि खो गया था। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि मोहन को उसका खोया हुआ पेन मिला, तो मोहन फाउंड हिज लॉस्ट पेन। तो जो भी हम लोग का एक्स्ट्रा होगा उसे हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे और अपने सेंटेंस को वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये जो थे ये तो अब तक थे सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसी का दूसरा रूल है कॉम्प्लेक्स में कैसे करते हैं। अभी जो हम लोग रूल पढ़ रहे थे ये जो रूल हैं आते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस के कंपैरिजन में कम पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो भी रूल आ रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से रूल बिल्कुल कायदे से पढ़िएगा तो पूरे ही कायदे से, मगर यहाँ से ज़्यादा कायदे से पढ़िएगा क्योंकि ये जो हैं थोड़े ज़्यादा समझ में नहीं आने वाले हैं और यहाँ से जो है हम लोग को आसानी से नहीं समझ में आएगा। तो ये जो सेंटेंसेस है मेनली 4 तरीके के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं। पहला है कम्यूटेटिव, अगला है अल्टरनेटिव, और उसके बाद थर्ड है एडवर्सेटिव और डी इलेटिव। ठीक है, तो ये हम लोग 4 तरीके से बनाएंगे। इन चारों के बारे में अभी हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो है उसके बाद हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों का जो फर्स्ट है
कंपाउंड सेंटेंसेस में फर्स्ट टाइप जो था वो था कम्युलेटिव कंजंक्शन का। तो इसमें क्या है, हम लोगों को पता है कि कम्युलेटिव कंजंक्शंस में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। तो पहला जो आता है वो है एंड, फिर बोथ डॉट डॉट एंड, फिर एज वेल एज, और अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो जब ये सारे वर्ड्स आएंगे तो हम लोग जो है इन्हें जो है सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्म में, मतलब ये वर्ड दिए गए होंगे और हम लोगों को बस क्या करना है, इन्हीं वर्ड की हेल्प से अपने सेंटेंस को 2 से 1 कर देना या 3 से 1 कर देना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई रीच द स्टेशन, आई बॉट अ टिकट, मैं स्टेशन पहुँचा, मैंने एक टिकट लिया। तो यहाँ पे एंड लगा के हम लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं, आई रीच द स्टेशन एंड बॉट अ टिकट, मैं स्टेशन पहुँचा और मैंने एक टिकट लिया। उसके बाद अगला जो है द बॉय वॉज पनिश्ड, द बॉय वॉज फाइंड। तो इसमें क्या है कि जो लड़का था उसे पनिशमेंट भी दी गई, मतलब सज़ा भी दी गई, और उसके साथ में उसे फ़ाइन भी भरना पड़ा, तो दोनों काम करने पड़े। तो इस सेंटेंस को हम लोग लिख सकते हैं द बॉय वॉज पनिश्ड एज वेल एज, मतलब उसे पनिश भी किया गया, साथ ही साथ फ़ाइन भी देना पड़ा। और इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं द बॉय वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। तो नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, कि जो लड़का है उसे ना केवल पनिश किया गया बल्कि बट ऑल्सो फाइंड, और फाइन भी देना पड़ा। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं और एज वेल एज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों टाइप से बन सकता है, जिस भी टाइप से आपको सुटेबल लगे वो बनाइएगा। ठीक है, अब अगला जो था वो था हम लोगों का अल्टरनेटिव टाइप। अब अल्टरनेटिव टाइप में जो होते हैं जो कंजंक्शंस वो होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज और इसके साथ में नॉर भी होता है। ठीक है, क्योंकि जब आइदर और में और आ रहा है तो नाइदर नॉर में नॉर के साथ में नॉर भी आएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस है, इसके 3 टाइप के एग्जाम्पल बने हुए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है, मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो वरना अपनी ट्रेन को मिस कर दोगे। तो मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। फिर मेक हेस्ट एल्स, एल्स का मतलब भी होता है नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन। उसके बाद अगला जो है उसमें क्या है कि अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब भी होता है कि नहीं तो इस सेंटेंस को हम लोग और, एल्स, अदरवाइज 3 तरीके से बना सकते हैं और तीनों का अर्थ एक ही है कि जल्दी करो वरना तुम अपनी ट्रेन को मिस कर दोगे। और अगला एग्जाम्पल जो है वो है डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट, यानी ये मत करो वो मत करो। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक में कह सकते हैं नाइदर डू दिस और नहीं नॉर डू दैट, नाइदर डू दिस नॉर डू दैट, या ये भी मत करो और वो भी मत करो, ना तो ये करो ना वो करो। तो इसका जो मतलब है ये आ रहा है ना तो ये करो ना वो करो। तो नाइदर और नॉर का यूज़ करके हम लोगों ने इन सेंटेंस को कंबाइन कर दिया है। जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, जो जिस सेंटेंस के बारे में दिया गया उन्हीं वर्ड से आप लोगों को जोड़ना है, और दिया भी जाएगा यूज़ कम्युलेटिव कंजंक्शन या फिर जो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, और नहीं दिया जाता, सिर्फ इतना लिखा जाता है कन्वर्ट इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। तो अपनी मर्जी से जो रूल लग रहा हो वहाँ पे, जो तुम्हें समझ में आए, जो याद आए, क्योंकि ये सारे अलग अलग फॉर्म में कहीं ना कहीं लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने को आएगा तो कॉम्प्लेक्स के भी अपने बहुत सारे रूल्स हैं और जो हैं एक दूसरे में अप्लाई हो सकते हैं। मतलब अगर इसका कोई रूल है, जैसे एज नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन एज वेल एज यहाँ पे और भी आ रहा है। ठीक है, तो ये और यहाँ पे भी आ रहा है, और हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस में भी एंड और पढ़ा है, तो हम लोग वहाँ पे भी जो है ये रूल लगा सकते हैं। लेकिन जो है जिस फॉर्म में कहा जाए उसी फॉर्म में बदलना है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस अलग होते हैं, सिंपल अलग होते हैं और कॉम्प्लेक्स अलग होते हैं। तो अभी हम लोगों ने कंपाउंड के 2 पार्ट पढ़ लिए, अब हम लोग 3rd और 4th पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग जो अपने कॉम्प्लेक्स के बाकी कंपाउंड सेंटेंसेस के बाकी के बचे हुए 2 सेंटेंसेस के टाइप में वो पढ़ेंगे। तो पहला है बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो इसमें जो है बट, स्टिल, ओनली, यट, वेयर एज, नेवरथलेस, हाउएवर, व्हाइल ये वर्ड्स आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज़ पुअर और राम इज़ ऑनेस्ट। तो राम जो है वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं राम इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, वो पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है। तो अगला जो है, अब जैसे इसके सारे सेंटेंस हैं बिल्कुल वैसे ही आएंगे, इसलिए इसके एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं लिखे गए हैं, और अभी हम लोग का एक टाइप पूरा पढ़ा हुआ है, इसलिए जो है हम लोग इसको जो है थोड़ा जल्दी से निपटा रहे हैं। और बिल्कुल इजी सा है, जहाँ पे भी ये वर्ड आएंगे आपको सेंटेंस को बस इन्हीं के अकॉर्डिंग सेट कर देना है, और सिर्फ आपको ये पूछा जाता है कि कंपाउंड में चेंज कर दिए तो चाहे इन वाले वर्ड से करिए, चाहे इनसे करिए, चाहे वो जो पहले देख चुके हैं 2 वर्ड्स उनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं कि यही वाले वर्ड लिखने, जो भी सुटेबल लगे, जो भी आपको उस टाइम याद रहे वो लिखिए, क्योंकि इन सब के ज़्यादातर के मीनिंग सेम ही होते हैं। बट, यट, ये, ओनली, स्टिल, ज़्यादातर के मीनिंग जो हैं वो मैच खाते हैं, इसलिए
जो है हम लोग इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो उसको रिवर्स करके 2-2 बार देख लें, 3-3 बार देख लें, लेकिन कायदे से पढ़ें क्योंकि सिंथेसिस एक बहुत लंबा टॉपिक है। एक बार में तो वैसे भी नहीं समझ में आएगा, मगर इसको कायदे से पढ़ के अच्छे से नोट्स कीजिएंगे तो जो है आपके जो 2 मार्क्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग इलेटिव कंजंक्शंस का यूज करेंगे। इलेटिव कौन से होते हैं? सो, देन। यहाँ पे पहले सो और देन अलग अलग लिखा है उसके बाद एक साथ में लिखा है, फिर देयरफॉर लिखा है ठीक है। इनका यूज़ जब करेंगे जब एक बात से दूसरी बात का परिणाम यानी कि रिजल्ट हमें पता चल रहा होगा। जैसे यहाँ पे हिज फादर इज़ इल, ही विल नॉट कम, कि उसके पापा बीमार थे इस वजह से जो है वो नहीं आया। तो हिज फादर इज़ इल देयरफॉर, इस वजह से ही विल नॉट कम, उसके पापा बीमार थे इस वजह से वो नहीं आया। अब अगला क्या है? आई सॉ अ बैगर, ठीक है, मैंने एक बैगर को देखा ऑन द रोड, रोड पे। आई स्टॉप्ड टू हिम, ठीक है, मैंने उसे रोका उसकी हेल्प करने के लिए। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। आई गेव हिम 50 रुपीज़, और मैंने उसे 50 रुपये दिए। तो इस सेंटेंस को हम लोग पहले जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते थे तो आईएनजी लगा देते थे वर्ब में, वही करेंगे। सीइंग अ ब्लाइंड बैगर ऑन द रोड, रोड पे एक अंधे भिखारी को देख के मैंने उसे रोका उसकी हेल्प करने के लिए और उसे 50 रुपये दे दिए। जैसा कि आधा सेंटेंस जो है वो हम लोगों का पहले वाले रूल से बन रहा है, तो पहले वाले रूल भी यहाँ पे फॉलो होते रहेंगे, लेकिन साथ में इनके अपने जो खुद के रूल्स हैं वो भी लगते रहेंगे। अब जैसे जो नेक्स्ट है इसमें लिखा है आई वेंट टू योर फादर, मैं तुम्हारे पापा के पास या पिताजी के पास गया ही रिसीव्ड मी काइंडली, उन्होंने मेरा स्वागत जो है अच्छे से किया, बहुत दयालुता से किया। और ही प्रोमिस्ड मी टू हेल्प, या ही प्रॉमिस टू हेल्प मी, उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरी हेल्प करेंगे। तो आई वेंट टू योर फादर, ही रिसीव्ड मी काइंडली एंड प्रोमिस्ड मी टू हेल्प, या एंड प्रॉमिस टू हेल्प मी, ठीक है मैं आपके पिताजी के पास गया और उन्होंने जो है मुझे अच्छे से रिसीव किया और मेरी मदद करने का वादा भी किया। अब हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोगों के बचे हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उन्हें। तो अब हम लोगों का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसका फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? जो हम लोगों का मेन सेंटेंस होगा, यानी जिसके बारे में फोकस दिया जा रहा होगा उसको प्रिंसिपल क्लॉज में चेंज कर देंगे, और बाकी का जो एक सेंटेंस बचेगा उसे नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज के रूप में चेंज कर देंगे और अपने सेंटेंस को बना लेंगे। इसका सबसे पहला टाइप जो है वो है बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, ठीक है तो जब नाउन क्लॉज का यूज़ करेंगे उसमें क्या होगा? नाउन क्लॉज नाउन के ही समान होता है, और जहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज़ होगा वहाँ पे साउंड आएगा की का। किसका साउंड आएगा? की का। तो इसके रूल हैं, समबडी आएगा अगर कहीं पे तो उसकी जगह हु लिख देंगे, और अगर समथिंग आता है तो उसकी जगह पे व्हाट लिख देंगे, ठीक है। समबडी आएगा तो हु, समथिंग आएगा तो व्हाट, और सम प्लेस आएगा तो वेयर, ठीक है। जहाँ पे भी आप लोगों को जो अपनी थ्योरी है ये पूरी लिखनी है, हमने एरो से इसलिए बता दिया क्योंकि इसे लिखने में टाइम लगता, ठीक है। तो समबडी आएगा यानी किसी इंसान की बात हो रही है तो हु, किसी चीज़ की बात होगी तो व्हाट, प्लेस की बात होगी तो वेयर, क्योंकि वेयर का मतलब है कहाँ। लेकिन जब सेंटेंस में इट आए और इट के साथ में ये तीनों जो वर्ड हैं वो ना दिए हों तब हम लोग सेंटेंस को दैट से बनाएंगे, ठीक है। और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो ऊपर जो लिखे हुए सेंटेंस हैं तो ऐसे कंजंक्शन को दैट के साथ बनाएंगे, मतलब ये सेम ही है। ये वाले वर्ड्स ना हो और कोई भी सेंटेंस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तब भी दैट से बनाएंगे, और इट दिया हो तब भी दैट से बनाएंगे। और इसके अलावा अगर कहीं पे मे दिया गया है, मे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा इफ़, ठीक है। बाकी सारे सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। जहाँ पे ये तीनों सेंटेंस होंगे वहाँ पे उनके सामने लिखे हुए वर्ड से चेंज कर देंगे। जहाँ इट होगा वहाँ दैट लगा देंगे, जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को वर्ब के बारे में बताया जाएगा वहाँ दैट लगा देंगे, मे की जगह पे इफ़ लगा देंगे, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यू आर रॉन्ग आई कैन नॉट से, तुम गलत हो मैं ये कह नहीं सकता। तो आई कैन नॉट से दैट यू आर रॉन्ग, कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम गलत हो। अब अगला है ही इज़ इनोसेंट, वो बहुत मासूम है। इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है, तो इट इज़ क्लियर दैट ही इज़ इनोसेंट, ठीक है, बिल्कुल आसान से है। फिर उसका है अगला है ही मे बी डिसऑनेस्ट हो सकता है कि वो डिसऑनेस्ट हो। आई कैन नॉट से, ठीक है, लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकता, तो इस लाइन को कहेंगे आई कैन नॉट से दैट इफ़ ही इज़ डिसऑनेस्ट, ठीक है। हो सकता है कि वो डिसऑनेस्ट हो या हुआ है भी, तब भी हम ये बात को कह नहीं सकते हैं। और जो लास्ट है उस इस टॉपिक का
ठीक है, उसका क्या है, उसका एग्जाम्पल है ही विल कम टुडे, आई एम श्योर ऑफ इट। ठीक है, वो कल सॉरी आज आएगा, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ। तो आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे। ठीक है, हम इस बात के लिए श्योर हैं कि वो आज ज़रूर आएगा। अब चलते हैं बाकी के जो दो हम लोग के कॉम्प्लेक्स के टाइप रह गए वो पढ़ लेते हैं। हम लोग अपना जो सेकंड है उसे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। सेकंड कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके। तो इसमें क्या करेंगे, इसका यूज़ हम लोग तब करेंगे जब सेंटेंस में एक नाउन होगा और दूसरा जो है प्रोनाउन यूज़ होगा, या फिर दोनों नाउन्स एक ही होंगे। जैसे अगर राम की बात की जा रही है तो दोनों में राम की ही बात की जाए, या फिर राम की बात की जा रही है तो उसके लिए आगे ही लगा दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो है या फिर उसका कोई भी एडवर्ब यूज़ हो। ठीक है, जैसे टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे व्हेन, और प्लेस के लिए जो है हम लोग यहाँ पे हेयर और देयर यूज़ करेंगे। तो टाइम के लिए व्हेन, और वेयर और प्लेस, सॉरी प्लेस के लिए हेयर और देयर, यहाँ और वहाँ। तो हम लोग इसके रूल देखते हैं। ये तो सिर्फ बताया गया कि कैसे हम लोग को इसको अप्लाई करना है। अब रूल क्या है कि जब एडजेक्टिव क्लॉज को किसी रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, हु, whom, whose, which, what, ठीक है, या रिलेटिव एडवर्ब यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सॉरी एडवर्ब, ये ब्रैकेट लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वेयर, व्हेन, व्हाई से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस उनके पास रखना चाहिए जहाँ पे ये क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब जहाँ इनकी क्वालिटी डिफाइन हो रही है। और अगला जो है हु, वॉज, whom जो है सबको पता है ये लिविंग होते हैं, जो लिविंग होंगे उनके लिए यूज़ होगा। और बाकी दैट, विच जो होगा वो सब नॉन लिविंग के लिए यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द बॉय केम हेयर इज़ माई सन, जो बच्चा या लड़का यहाँ आया है, इज़ माई सन मेरा बेटा है। तो द बॉय हु केम हेयर, तो जो लड़का यहाँ आया है वो मेरा बेटा है। ठीक है, उसके बाद अगला है आई गेव हिम अ पेन, द पेन वॉज वेरी कॉस्टली, मैंने उसे एक पेन दिया जो कि बहुत कॉस्टली था। तो आई गिव हिम अ पेन विच इज़ वेरी कॉस्टली, विच इज़ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो कि बहुत कॉस्टली था। तो अगला देखते हैं द बुक वॉज स्टोलन, ठीक है, किताब जो है वो चुरा ली गई। आई वॉट इट यस्टरडे, मैंने इसे जो है यस्टरडे में ख़रीदा था। द बुक दैट आई वॉट यस्टरडे, यानी कि वो किताब जो मैंने कल ख़रीदी थी वॉज स्टोलन, चुरा ली गई है। अगला क्या है, आई वेंट टू द विलेज, मैं एक विलेज में गया। देयर आई वॉज बॉर्न इन 1980, जहाँ पे मैं 1980 में पैदा हुआ था। तो आई वेंट टू द विलेज वेयर, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले में कि जहाँ पे भी प्लेस की बात होगी वहाँ हम लोग वेयर लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे किसी व्यक्ति की बात होगी वहाँ whom लगाएंगे। तो वहीं से हम लोग जो है यहाँ पे भी वेयर लगाएंगे। और जहाँ पे मैं पैदा हुआ था कब, 1980 में, तो वेयर लगाएंगे किसी प्लेस के लिए। किसी इंसान की बात होगी तो हु, whom, whose लगाएंगे। और किसी नॉन लिविंग थिंग की ज़रूरत होगी यहाँ पे तो वहाँ पे विच या दैट लगाएंगे, जैसे कि इन दोनों सेंटेंसेस में लगाया। अब हम लोग पढ़ते हैं आज का आखिरी जो हम लोगों का है कॉम्प्लेक्स बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉजेस। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं, एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज का क्या होगा, जो सिंपल सेंटेंसेस में टाइम, प्लेस, पर्पस, रीज़न, कंडीशन, रिजल्ट, मैनर, इन सब के लिए यूज़ किया जाएगा या इन सब को बताएगा, वो एडवर्ब क्लॉज होगा। और कौन कौन से होते हैं ये जनरली, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, सो लॉन्ग एज, नो सूनर देन, बिकॉज, सिंस, वेयर, व्हेंस, लीस्ट, दैट, सो दैट, इन केस, सो डॉट डॉट एज फर एज, देन। ठीक है, तो ये इन सब से स्टार्ट होते हैं और इन्हीं सब के साथ में हम लोगों को अपने सारे सेंटेंसेस को बनाना है। इनके बाहर से कोई भी वर्ड नहीं आएगा, तो आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। और सिंपल सेंटेंसेस में तो ज़्यादा रूल है, उसमें ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ इधर कॉम्प्लेक्स में 3 है और कंपाउंड में जो है 4 रूल हैं। उन चारों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और पूछे भी दोनों रूल्स, यही ज़्यादा जाते हैं और लगेंगे देखने में कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का नाम ही कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल का मतलब सिंपल हो गया। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा बनाने में दिमाग लगता है, इधर नहीं लगेगा। और सिंथेसिस ऐसी चीज़ है कि अगर आपने समझ ली तो एक बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन अगर आपने इसे कायदे से नहीं पढ़ा है तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। इसलिए सिंथेसिस को जो है बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। पहले एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। फिर से जो है एक बार चाहे तो वीडियो देख लें, नहीं तो अपने नोट्स को पढ़ लें और अपनी बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें पहले सॉल्व करें, जिससे चेक कर सकें आपके आंसर सही हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास, अगर मॉडल हो या आंसर लो,
तो उसमें सॉल्व करें, या जो आपकी ग्रामर की बुक चलती है उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए उन्हें सॉल्व करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी सिंथेसिस कितनी अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई हेट हिम, ही इज़ डिसऑनेस्ट। तो क्या मैं उससे नफरत करती हूँ या करता हूँ? बिकॉज ही इज़ डिसऑनेस्ट, क्योंकि वो जो है बेईमान है। तो आई हेट हिम बिकॉज, ठीक है, बिकॉज लगा देंगे और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। अगला क्या है? आई एम स्ट्रॉन्ग, यू आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और आप जो हैं या तुम जो हो वो इक्वली स्ट्रॉन्ग हो। तो आई एम स्ट्रॉन्ग एज यू, ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारे लेवल का या तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग हूँ। उसके बाद डोंट वॉक इन द सन, सूरज में मत घूमो, यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो इफ़ यू वॉक इन द सन, अगर तुम धूप में घूमोगे या सूरज में घूमोगे, यू विल फॉल इल, ठीक है, तो बीमार पड़ जाओगे। अगला क्या है? दे वेंट देयर, लिविंग वॉज चीप देयर, ठीक है, वो वहाँ रहने गए क्योंकि वहाँ पे रहना जो था वो सस्ता था। तो लिख देंगे दे वेंट देयर वेयर लिविंग वॉज चीप, वो वहाँ रहने गए जहाँ पे जो है सस्ता था रहना, ठीक है। वेयर लगा देंगे देयर की जगह पे, और इन दोनों देयर की जगह पे हम लोग वेयर लगा देंगे, ठीक है। वो ऐसी जगह रहने गए जहाँ पे रहना सस्ता था। अगला क्या है? शी वर्क्स हार्ड, ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया। शी वॉन्टेड टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी पोजीशन फर्स्ट हो, या सिक्योर करना चाहती थी अपनी फर्स्ट पोजीशन को। तो शी वर्क्स हार्ड सो, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए। सी में सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, सो दैट का मतलब भी इसलिए होता है, सो का मतलब भी इसलिए होता है। तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, चाहे केवल सो या पूरा सो दैट, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे सिंथेसिस समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट्स के सिंथेसिस बहुत लंबा टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आएगा। और बाकी के भी जो दोनों आपके टॉपिक हैं, फिगर ऑफ स्पीच और ट्रांसफॉर्मेशन, उनको भी जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और एग्जाम्पल के साथ में एक्सरसाइज भी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सिंथेसिस जो है वो दिखने में बहुत ईजी है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद सबसे जल्दी अगर भूलेंगे कोई टॉपिक तो वो भी सिंथेसिस ही है। इसलिए इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल कायदे से पढ़िएगा, और जो है थोड़ा टाइम दे के पढ़िएगा, कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे निकाल के इसके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम इसको प्रिपेयर करने में लगेगा नहीं। और अगर आपने इसको प्रिपेयर करने के बाद में 1-1.5 घंटे अपना अनसॉल्व सॉल्व कर लिया, या फिर अपनी जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व कर ली, तो कंफर्म आपको सिंथेसिस बहुत अच्छे से आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।